देखो नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग और ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। देखो वैसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स और प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने से पहले नॉर्मली और ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिस्ट्री में हम लोग ऑल अबाउट कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वैसा कंपाउंड दुनिया में कोई भी कंपाउंड जिसमें जो कहाँ से प्राप्त हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो, किसी सजीव वस्तु से प्राप्त हो, जिसमें जान हो, जिसमें आत्मा हो, ठीक है, उन्हीं कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया। वैसे कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एनिमल्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जान है, वो सांस लेती है, वो खाना खाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लासेस में अलार्म बजने जाने के कारण पूरी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो पिछली क्लास में जो चीज़ बच गई थी उसको एज ए रिकैप हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बर्जिलियस जो एक साइंटिस्ट थे, बर्जिलियस बाबा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो सारे नेचुरली बने होते हैं। हम चाह के भी लैब में उन चीज़ों को बना नहीं सकते। बर्जिलियस बाबा ने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेशल तरह के वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसे कि हम चाह के भी माप नहीं सकते। क्योंकि वो एक अंधविश्वास टाइप के आदमी होते हैं जो कि बाबा विश्वास करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के बातों पर ये विश्वास करते थे। इसके आधार पर उन्होंने कथन दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम चाह कर भी लैब में नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद उनका ही एक स्टूडेंट थे, हुलर, उन्होंने एक दिन क्या किया, NH4CHO यानी कि अमोनियम साइनाइड को उन्होंने गर्म किया, अपने लैब में गर्म किया, और गर्म करने के बाद उन्होंने पाया क्या कि वो अमोनियम साइनाइड गर्म होकर यूरिया में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। NH4 NH2C डबल बॉन्ड O NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है, इसमें वो कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से पहली बार लैब में किसका फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और इन कथन के बाद ये जो व्हीलर ने जो स्टेटमेंट जो लैब में जो प्रिपेयर किया, यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके बेसिस पे अगर देखा जाए तो बर्जिलियस का कथन क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि उन्होंने बोला था लैब में तो बन ही नहीं सकता है, बट इन्होंने तो लैब में बना दिया। उसके बाद 2-3 और साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी बनाई, जैसे कॉलवे थे, एक और साइंटिस्ट जिन्होंने CH2C डबल बॉन्ड O OH यानी कि एसिटिक एसिड भी उन्होंने लैब में प्रिपेयर किया। उसके बाद थे बर्थेलोट, CH4 मेथेन उन्होंने लैब में प्रिपेयर किया। तो ये सब कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बर्जिलियस के कथन को गलत करते हुए लैब में उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, ठीक है। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाया गया था लैब में, यूरिया बनाया गया था। किसने बनाया था, व्हीलर ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन देखे थे कि वैसे सारे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा डिफिनीशन हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या पढ़ा था, वैसे सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे है जिसके कारण वो डिफिनीशन पूरी तरीके से सत्य नहीं हो पाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, CO2 CO Na2 CO3 ये सब है इनऑर्गेनिक, लेकिन इसमें है कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन होना चाहिए, बट ये इनऑर्गेनिक होने के बावजूद भी इसमें कार्बन है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो वो डिफिनीशन भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एकदम परफेक्ट और फाइनल डेफिनेशन जो लास्ट में दिया गया, जो 99.5% करेक्ट था, वो था ये जो कि यहाँ पे लिखा होगा। देखिए
वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन और कुछ दूसरे एटम शामिल हो, उन्हें उसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और कोई दूसरे अदर एटम भी शामिल हो, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, बेंजीन, और इसका एक एक्सेप्शन भी, अपवाद भी है, CCl4। ठीक है, तो वैसे सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और दूसरे एटम भी हो, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जहां जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कौन हो गया, CCl4। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। अगला देखते हैं हाइड्रोकार्बन। वैसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसमें हमने क्या देखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई दूसरे चीज भी हो तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन यानी कि उसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, CH4, CH3, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HC ट्रिपल बॉन्ड CH और बेंजीन। इसमें देखिए आपको हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अदर कोई एटम या कंपाउंड नहीं दिखाई देंगे, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। इसमें दो ही चीज रहेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, इसे हम हाइड्रोकार्बन को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं RH से। ठीक है, RH से, जहां पे R क्या है, R एक अल्काइल ग्रुप है, यानी कि अल्काइल रेडिकल होता है, जिसके बारे में अगली क्लासेस में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब इनऑर्गेनिक में पढ़ना है और डिटेल से कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोकार्बन को RH से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे R क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है या फिर अल्काइल रेडिकल है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, CH4, CH3H, देखिए ये RH के टर्म में आ गया, CH3 को R लिख दिए, बॉन्ड H, CH3, CH3, इसको भी हम CH3, CH2 को हम R के टर्म में लिख दिए और ये डबल बॉन्ड H। उसी तरीके से इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH, ये R के टर्म में हो गया, ये H हो गया। देखिए इसी तरीके से हो गया ये सारा, इसमें भी ये R के टर्म हो गया, ये H। तो ये जो है, ये सारा एग्जाम्पल किस चीज का है, हाइड्रोकार्बन का, जिसे हम RH से रिप्रेजेंट करेंगे। R का मीनिंग क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप या फिर अल्काइली रेडिकल। हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, RH से। ठीक है, अगला आता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और दूसरे एटम और कंपाउंड शामिल होते हैं। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ साथ, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा कंपाउंड होगा, उसे हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहेंगे। देखिए इसे हम डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे किससे डेराइव किया जाता है, हाइड्रोकार्बन से। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल लेते हैं CH3OH, तो CH3 और H के बाद O लिया गया है ना, CH3 इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोकार्बन से लिया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ध्यान से समझिए, वैसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा और इसके अलावा कोई दूसरा एटम या फिर कंपाउंड भी होगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, ये कहां से डेराइव किए जाएंगे, हाइड्रोकार्बन से डेराइव किए जाएंगे, तो वैसे कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझिए, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इस टर्म में बदल दें, तो आराम से बदल सकते हैं। जैसे CH3 को ही बदले तो CH2 और H हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किस टर्म में आ गया,
हाइड्रोकार्बन के टर्म में आ गया, और बाद बाकी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ एटम या कंपाउंड है। तो आखिर ये जो निकल के आया वो कहाँ से निकल के आया? हाइड्रोकार्बन से, इसीलिए इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RH, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें हम हाइड्रोजन को छीन लेते हैं और कोई G जोड़ देते हैं। G मीन्स फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हम क्या करें, हाइड्रोजन को RH में से हाइड्रोजन छीन ले और G जोड़ दे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जोड़ दे, तो बनेगा RG, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं इन चीजों को। R मतलब क्या होता है? अल्काइली ग्रुप या अल्काइल रेडिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R? अल्काइली ग्रुप या अल्काइल रेडिकल, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के फिजिकल बाहरी रूप से उसका जो गुण है, भौतिकी गुण है, उसके लिए R रेस्पॉन्सिबल होता है। वही G की बात करें तो G जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कि इस कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? G। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? R डिसाइड करेगा। क्लियर है? चलिए, जैसे इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं CH3H। देखिए ये इसको आप देखेंगे तो वो RH की तरह है ना। इसमें हम हाइड्रोजन को हटा दिए और X लाके जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। उसी तरीके से CH3H किसके टर्म में है? हाइड्रोकार्बन के टर्म में है। इसमें हम H छीन लिया और OH जोड़ दिया, तो क्या बन गया? CH3OH। X मतलब कुछ भी जोड़ देना है, तो क्या बन गया? ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। उसी तरीके से CH3H में हम H को छीन लिए और NH2 को क्या किए? जोड़ दिए, तो बन गया CH3NH2। तो ये क्या हो गया? ये था आपका हाइड्रोकार्बन और ये बन क्या गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्लियर है? चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, उसे शो कैसे करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का नॉर्मली 4 तरीके हैं। एक तरीका है डैश लाइन फॉर्मूला, ठीक है। डैश लाइन फॉर्मूला में कुछ नहीं होता है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसे हम चौड़ा करके फैला के लिखते हैं, जितना ज्यादा टूट सके उतना ज्यादा तोड़ के लिखते हैं। उसके बाद दूसरा है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में डैश लाइन फार्मूला को ही हम जोड़ के छोटा कर देते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उसे हम लाइन में लिखते हैं और मैक्सिमम जिगजैग लाइन में ही लिखा जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी समझेंगे। उसके बाद है मोलिक्यूलर फार्मूला। मोलिक्यूलर फार्मूला में इन चीजों को एकदम छोटा करके लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे आपको डैश लाइन फार्मूला में पहला दिखाई दे रहा होगा C, उसके 3 तरफ, चूंकि C का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन के साथ जो बॉन्ड लगेगा हमेशा 4 बॉन्ड ही लगेगा। 4 से कम नहीं लग सकता है, 4 से ज्यादा नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे देखोगे तो कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4। इसमें भी कार्बन के 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन के 4, इसमें भी कार्बन के 4। और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन में देखो एक ही लाइन कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इकट्ठा करके लिखेंगे, तो इस चीज को हम लिखेंगे CH3। क्या लिखेंगे? CH3। चूंकि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हम इसको लिखे CH3। उसके बाद एक बॉन्ड, या फिर आप बिना विदाउट बॉन्ड भी लिख सकते हैं। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2, तो इसको लिखेंगे CH2। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसे भी लिखेंगे CH2। और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसे लिखेंगे CH3, ठीक है। या फिर आप इसे और कैसे लिख सकते हैं? CH3। चूंकि यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे तो CH2 2 बार है, तो हम इसको CH2 ऐसे लिख सकते हैं और CH3। इन तीनों को हम एक साथ क्यों नहीं, ये दोनों भी सेम है लेकिन एक साथ क्यों नहीं किए? क्योंकि वो लगातार में कनेक्टेड
नहीं है, वो एक दूसरे से दूर है। ये दोनों लगातार में कनेक्टेड थे, इसीलिए इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिए। तो ये इसी चीज को जब हम छोटा करके लिखे तो इसे कौन सा फॉर्मूला कहेंगे? कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब देखिए नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन की जो छोर होती है वो कार्बन की डिनोट करती है। उस लाइन की छोर कार्बन की डिनोट करती है। इसमें जब बताइए नॉर्मली कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो इसको इस तरीके से बनाना है कि इसमें 4 कार्बन आ जाए, यानी कि एक पॉइंट कार्बन को शो करेगा और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन दिखाना नहीं है। ये इसका हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, सॉरी बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, इसमें याद रखना है जो पॉइंट है वो कार्बन को डिनोट करेगा और पॉइंट के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जिसे दिखाया नहीं जाएगा। यहाँ जैसे देखो यहाँ पर भी कार्बन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है लेकिन दिखाना नहीं है। 3 हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पर भी कार्बन है तो इसमें 2 हाइड्रोजन इधर, तो देखो 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड। इसमें भी 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, और इसमें 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसको इकट्ठा करके लिख देंगे। पूरा गिनो, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10। ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आया? बहुत ही आसान है, ज्यादा भारी नहीं है, एकदम इजी है। एक और हम समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग एज अ क्लास वर्क अभी बनाएंगे। देखिए इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे CH3 लिखेंगे, CH3 लिखे, यहाँ पे CH लिखेंगे, यहाँ पर भी CH लिखेंगे। यहाँ पे बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, बॉन्ड का यूज नहीं करना है। उसके बाद CH3 अभी तुरंत इसमें बताए हैं, जो साथ रहेगा उसको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? CH3, CH 2 बार है तो CH का स्क्वायर CH3। ठीक है, उसी चीज को हम क्या किए, थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिए। अब इसको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन टोटल 4 है, तो इसको हम 4 पॉइंट देके ज्वाइंट करेंगे, बन गया। लेकिन ये करेक्ट नहीं है। अब इसको इसके अकॉर्डिंग बनाइए। देखिए इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, इस पे देखते हैं। इस पे अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन इसमें कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ? 1। तो हम डबल बॉन्ड दे देंगे, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दे दिए। तो इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो कि दिखाया नहीं जाता है। इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देखो कार्बन के 4 वैलेंसी हो गए ना, 1 2 3 4। इसमें भी कार्बन के 4 वैलेंसी हो गए, 1 2 3 4, लेकिन हाइड्रोजन दिखाना नहीं है। अब यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। क्लियर है? अब इसको शॉर्ट करके एकदम मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखना है। कार्बन गिनिए, 1 2 3 4, तो कार्बन कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये 3 आपका क्लास वर्क है। एज ए क्लास वर्क अभी कीजिए, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूंगा।